Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। ये शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 19 है, जिसमें आपको बहुत ही शानदार नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल मैंने मेगा टेस्ट डाला था लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए SST और लेवल 2 में साइंस मैथ्स के लिए मैंने कल मेगा टेस्ट डाला था। तो साथियों देखिए, जिन जिन प्रश्नों पर आपको आपत्ति है बिल्कुल मैंने कमेंट पढ़े हैं, उनको बिल्कुल सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे है नहीं, मुश्किल से लेवल फर्स्ट में 5-7 प्रश्न हैं, लेवल सेकंड में भी SST में भी है 5-7 प्रश्न, और लेवल 2 साइंस मैथ्स में भी है 4-5 प्रश्न। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल आज उसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा मित्रों, बिल्कुल 101%, ठीक है। या तो पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा या फिर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नए प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपका फर्स्ट प्रश्न आता है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, राष्ट्रीय बाल भवन और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती है आपके RT 2009 के अंतर्गत। RT 2009 का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत ही ये चीज़ें पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। तो मई 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखेंगे, आपका सेकंड प्रश्न है, अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है। भाई एक तो है अहम शक्ति, एक है सामाजिक लक्षण। ये क्या है? प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा, शील गुण और संवेग। मित्रों राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर जो है वो है शील गुण। अहम शक्ति और सामाजिक लक्षण क्या है साथियों? शील गुण है ये। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता और पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो प्रश्न शायद आप समझ नहीं पाए, एक बार वापस समझिए प्रश्न को। उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक कौन सा नहीं है? तो साथियों देखिए, लिंग में विभिन्नता ये कोई उपलब्धि नहीं होती है, ये तो ईश्वर की देन होती है कि भाई स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग किसके अंतर्गत हो, उससे कोई ये कोई उपलब्धि नहीं है साथियों। बाकी पूर्व निर्देशन है, रुचियां हैं, पूर्व अनुभव है, इनमें उपलब्धि हो सकती है, लेकिन लिंग में विभिन्नता ये उपलब्धि नहीं है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, दिवा स्वप्न किसकी एक सामान्य समस्या है? बहिर्मुखी बालक की, अपराधी बालक की, रचनात्मक बालक की और प्रतिभाशाली बालक की। तो साथियों यहाँ पर दिवा स्वप्न आपके राइट आंसर बताइए एक बार। इसका सही आंसर है, एक जो अपराधी बालक है वो अधिकतर दिवा स्वप्न देखता रहता है, जिसके कारण वो अपराध भी करता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी और व्यक्तिगत। तो साथियों प्रश्नावली यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण की एक व्यक्तिगत विधि है। कौन सी विधि है? व्यक्तिगत विधि है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें। अप्रक्षेपी नहीं है, अर्ध प्रक्षेपी भी नहीं है और प्रक्षेपी भी नहीं है। प्रक्षेपी में क्या किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन कर लिया जाता है, और व्यक्तिगत में सिर्फ एक व्यक्ति के ही व्यक्ति का मापन करते हैं, वो भी अचेतन का नहीं होता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है, व्यक्तिगत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो साथियों बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति मतलब वो जो व्यवहार करे उसको समाज के जो लोग हैं वो माने, उसको गलत नहीं बताए, सामाजिक स्वीकृति सब उसका अनुसरण करे, ऐसा तो वो चाहता है किशोर अवस्था में ऐसा हो। ठीक है, किशोर अवस्था में किशोर अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। प्रथम विकल्प सही है साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, अभिप्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है? आदत, चालक, प्रेरक और उद्दीपक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है, ये तो तीनों ही अभिप्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जो आदत है ये कोई अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं होता है। कोई किसी भी चीज़ की आपको अगर आदत होती है तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि भाई आप अभिप्रेरित हो साथियों। प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पर डाउट होने पर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए। प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरणा और उद्देश्य। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख की अगर बात करें तो भूख आपके है साथियों अंतर्नोद। क्या है? अंतर्नोद। और यहाँ पर भोजन क्या होता है? आवश्यकता हो जाती है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है, अंतर्नोद है। ये थोड़ा अंतर्नोद लिखने में थोड़ा मिसटाइप हुआ है क्योंकि अंतर्नोद में आधा रह आता है साथियों, अंतर्नोद में आधा रह आ जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? जो आर एम गेने ने अधिगम का प्रकार नहीं बताया है उसका चयन कीजिए। अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 9 में कौन सा राइट आंसर रहेगा? साथियों देखिए इन्होंने संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम तो बताया है, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं बताया है साथियों। ये किसने बताया है? गेस्टाल्टवादियों ने। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे देखेंगे। आपका 10वां प्रश्न है, कौन से अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, अनुक्रिया का सहजता से होना और भविष्योन्मुखी सोच। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों राइट आंसर है भविष्योन्मुखी सोच। अंतर्दृष्टि की ये विशेषता नहीं है। भविष्योन्मुखी सोच का मतलब क्या है कि भविष्य के बारे में सोचना। तो यहाँ पर भविष्य के बारे में नहीं सोचा जाता है, यहाँ पर तो तुरंत कोई क्रिया की जाती है आकस्मिकता से, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया होती है और अनुक्रिया यहाँ पर सहज रूप से भी हो जाती है जब अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पनाशीलता के आधार पर, प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थतापूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए। मनोवैज्ञानिक है जो थॉर्नडाइक, इन्होंने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? मित्रों इन्होंने चिंतन व कल्पनाशीलता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा, चिंतन और कल्पनाशीलता के आधार पर। विशेष तौर पर आपको इस क्वेश्चन को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, आपका 12वां क्वेश्चन आता है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यह कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी और रचनावादी। जो अवलोकन पर आधारित है, बताइए राइट आंसर। मित्रों अवलोकन पर आधारित सिर्फ व्यवहारवादी सिद्धांत है, क्योंकि देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या किया जाता है, आपने जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसमें भी अवलोकन किया जाता है। मतलब सभी चीज़ों में जो सिर्फ अवलोकन पर ही आधारित है, जो व्यवहार है वो किस पर? अवलोकन पर आधारित है, तो वो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो साथियों राइट आंसर देना है कि कितने भागों में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। आपका सही आंसर है तीसरा विकल्प, 4 भागों में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा 13वें क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 14, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में आक्रामकता का कारण है। आक्रामक व्यवहार व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसमें कुंठा होती है, क्योंकि उसमें मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है,
आवश्यकता और प्रेरणा। तो राइट आंसर बताइए मित्रों। इन्होंने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है, एक तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति और एक जीवन मूल प्रवृत्ति। जिन व्यक्तियों में मृत्यु मूल प्रवृत्ति की अधिकता होती है वो आक्रामक व्यवहार करते हैं, इसलिए आपका दूसरा जो विकल्प है वो सही है प्रश्न 14 में। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 15। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर ले मित्रों, ताकि आपके पास जो नए वीडियो है उनका तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रश्न नंबर 15, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अध्यापक, ये अध्यापक तो व्यक्तिगत नहीं है। समान आयु के साथी, ये भी व्यक्तिगत नहीं है। तकनीक, ये भी नहीं है। और परिपक्वता एवं आयु, साथियों ये व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता एवं आयु खुद की होती है, दूसरे से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 15 में। तो ये थे आज के 15 प्रश्न मित्रों। कमेंट करके जरूर जाए कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।